हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास को लेकर के। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग नागरिकता मतलब सिटीजनशिप का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि भारतीय जो नागरिक होते हैं किसे कहते हैं, हमारे यहाँ किस प्रकार की नागरिकता है। उसके बाद हम लोगों ने राज्य के प्रति नागरिकों के भी कुछ मूल कर्तव्य होते हैं उसको देखा गया था। और जन्म के आधार पर हम लोग नागरिकता को देखे थे। ठीक है, मतलब कुल जो नागरिकता है ग्रहण करने के कुल 5 तरीके होते हैं और उन पूरे हम लोग जो है 5 तरीकों को यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बताया है कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण द्वारा, सहजीकरण द्वारा और नए क्षेत्रों के अधिग्रहण द्वारा। इसके बाद नागरिकता से विमुख होने के भी कुल 3 तरीके होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। त्याग, अंत और वंचना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जन्म के आधार पर नागरिकता जो प्राप्त होती है वो किस प्रकार से, इसको हम लोगों ने देखा था। जैसे कोई बच्चा अगर है तो किस प्रकार से, जैसे जो भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, जिसमें से 26 जनवरी 1950 के और 3 दिसंबर 2004 के बीच का कुछ और रूल है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यदि बच्चा कोई 3 दिसंबर से अब तक है तो वो उसमें कुछ और रूल था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था जन्म के आधार पर। दूसरा हम लोगों का था वंश परंपरा के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग आज क्लास को देखेंगे। इसके पहले तक जो जन्म के आधार पर, वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा कि जन्म के आधार पर एक हम लोग जो है डायग्राम बनाए थे और डायग्राम के माध्यम से हम लोग उसको समझे थे। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उसके आधार पर समझेंगे इसको। तो देखिए, बाय डिसेंट, वंश परंपरा के आधार पर, ठीक है, वंश क्या है, वंश परंपरा के आधार पर। तो इसमें से जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ भी एक हम लोग डायग्राम में इसको बनाते हैं, इसके हिसाब से समझते हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ से रहता है। तो एक तो ऑन या आफ्टर, यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे 26 जनवरी 1950। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 3 दिसंबर 2004। ठीक है, यहाँ भी ऑन आफ्टर। ठीक, और यहाँ पे डॉट डॉट अब तक। तो इसमें से ये देखना है फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने जन्म के आधार पर जब भी हम लोगों ने क्लास को देखने की कोशिश की थी तो उसमें क्या था, आप लोगों को याद होगा, एक वहाँ पे विशेषता दी गई थी कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर पैदा होने की बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर, यहाँ पे है भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर पैदा होगा बच्चा। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पे भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर था। यदि कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, यदि कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ है या उसके बाद पैदा हुआ है किंतु 3 दिसंबर 2004 के पहले पैदा हुआ है, भारत से बाहर अगर पैदा हुआ है और उसके माँ बाप में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह बच्चा वंश परंपरा के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी है, अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 से अब तक, मतलब प्रेजेंट टाइम तक बात हो रही है,
अब तक भारत से बाहर पैदा हुआ हो तथा उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही बच्चे के माँ बाप को यह सुनिश्चित करना होगा कि, जाहिर सी बात है बच्चा 6 मंथ का है और 1 साल के अंदर ही सुनिश्चित करना है, तो बच्चा तो ये घोषणा करेगा नहीं, माँ बाप को ही सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के पास कोई भी विदेशी पासपोर्ट नहीं है। क्या है? विदेशी पासपोर्ट नहीं है, ये एक चीज होगा। दूसरा, तथा उनके जैसे माँ बाप जो हैं भारतीय काउंसलेटिंग ऑफिस में जाकर उनको जन्म का पंजीकरण कराना होगा, बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना होगा। ठीक, ये 2, अगर ये 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पर? वंश परंपरा के आधार पर, ये इसका रूल है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि कोई बच्चा 3 दिसंबर 2000, ये दूसरी वाली विशेषता है, ये वाली है, यदि कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात किंतु 3 दिसंबर 2004 से पूर्व यदि भारत से बाहर पैदा हुआ हो तथा उसके माँ बाप में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो, तो वह बच्चा वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता का ग्रहण कर सकता है। ये चीज़ है पहला। ये पीडीएफ फ्रेंड्स मैं जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैं डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरा है, यदि कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 से अब तक भारत के बाहर पैदा हुआ हो तथा उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ये पहली परंपरा है, मतलब वंश परंपरा पर नागरिकता ग्रहण करने का ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि जन्म के 1 वर्ष भीतर, मतलब बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही बच्चे के माँ बाप को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के पास कोई भी विदेशी पासपोर्ट नहीं है और उनकी जो जन्म है भारतीय काउंसलेटिंग ऑफिस में जाकर रजिस्टर कराना होगा, मतलब पंजीकरण कराना होगा, तब जाके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये 2 चीज़ हैं जहाँ पर वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा हम लोगों ने देखा था पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। इसमें क्या है, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विगत 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तथा वह पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर 7 वर्ष से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति विगत 7 वर्ष से भारत में रह रहा है और तो वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये इसका पहला चीज़ है। दूसरा है, यदि कोई प्रवासी, कोई भी प्रवासी का मतलब जो भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं, किसी भारतीय नागरिक से विवाह करके, किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर विगत 7 वर्षों से भारत में रह रहे हो तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विगत 5 वर्षों से ओसीआई कार्ड धारक, ओसीआई कार्ड धारक क्या होता है ये मैं अभी आपको इसी लेक्चर में आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओसीआई कार्ड धारक हो तथा पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व 1 साल से भारत में रह रहा हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ है, 3 शर्तें हैं जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता का ग्रहण किया जा सकता है। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था सहजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। इसको प्राकृतिकरण भी कहते हैं, प्राकृतिकरण। ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति कुल 14 वर्षों में 12 वर्ष भारत में रह रहा हो तो उसे सहजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब इसमें जैसे 14 वर्षों में क्या है, जैसे 14 वर्षों में 12 वर्ष तो समझिए 11 वर्ष तो ऐसे रहा हो, इसका ऐसे बंटवारा कर सकते हैं हम लोग। जैसे कुल 14 वर्ष की बात है, इसी पर एनआरसी और
वो सब का मतलब हुआ है, जो 19 में संविधान संशोधन हुआ है, तो इसी को घटाया गया है। हम लोग आगे समझेंगे कि किस प्रकार से उसको क्या किया गया है। तो जैसे जो सहजीकरण द्वारा है, सहजीकरण, ठीक है, इसमें क्या है, कुल 14 वर्ष की बात है। कितना? 14 वर्ष की। इसको हम लोग ऐसे बांट सकते हैं 11 + 1, ठीक है, 12 वर्ष रहा हो बोला गया है ना। तो इसमें से जैसे जो लास्ट के 1 वर्ष है, ये लगातार आपको भारत में रहना पड़ेगा। जैसे इस 11 वर्ष में कभी 6 महीना, साल भर आप कभी बाहर चले गए, ठीक है, 11 वर्ष में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतिम वर्ष जो अंतिम 1 साल होगा, आपको पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद उसके पहले के 1 साल, इसको लगातार आपको भारत में रहना पड़ेगा, लगातार। मतलब इसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वही देखेंगे आप, जो 19 में संशोधन हुआ है उसमें इसी को आप देखेंगे 5 + 1 हो गया है, इसी को टाइम घटा दिया गया है। जो आप लोग जानते होंगे, जो एनआरसी आया था, ठीक है, 19 में जो नागरिकता संशोधन विधेयक बना है, उसी में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 समुदायों की 6 समुदाय को, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को जो दिया गया था, इन लोगों को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नागरिकता दी जाएगी। इसी जो 11 + 1 है, इसमें 5 + 1 टाइम लिमिट कर दी गई है। तो उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 5वां जो था, ये 5वां है, देश के अंदर नए क्षेत्रों के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। इसमें पता है, जैसे कोई भी क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर को कैसे किया गया आप लोग पता है। जैसे किसी भी क्षेत्र को अगर हम भारत में मिला लेते हैं, तो अगर वो क्षेत्र हमारा हो गया, तो वहाँ के लोग भी क्या है, हमारे ही हुए, तो उनको भारत की नागरिकता इस आधार पर मिल जाएगी, नए क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। तो ये 5 तरीका था, 5 तरीके से नागरिकता भारत की कैसे ग्रहण की जा सकती है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे भारत की नागरिकता से विमुख होने के तरीके। तो ये 3 तरीके होते हैं। एक तो पहला त्याग, इसमें है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता धारण कर ले तथा यह घोषणा कर दे कि वह भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो वह नागरिकता से विमुख हो जाएगा। आसान सी बात है कि किसी राष्ट्र की नागरिकता किसी दूसरे राष्ट्र की, विदेशी राष्ट्र की नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर लेता है और यह घोषणा भी कर देता है कि वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहा है, तो नागरिकता से वो विमुख हो जाएगा। दूसरा है अंत, मतलब किसी चीज़ का अंत हो जाना। यदि जैसे ये टर्मिनेशन, ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे मेट्रो जाती है, तो उसका जो लास्ट गंतव्य स्थान होता है, वहाँ पे टर्मिनेट लिखा होता है, मतलब उसका अंत हो गया। तो यहाँ पे है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता का धारण कर लेता है, तो ऐसी अवस्था में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब अंत कर दी जाएगी। और तीसरा है वंचना, ठीक है, डिप्राइवेशन होता है। यदि पाया गया कि कोई व्यक्ति जैसे सॉरी फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, और भारत की नागरिकता प्राप्त करते समय उस टाइम ये चीज़ पकड़ में नहीं आई कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यदि जांच करने के बाद में पाया जाता है कि इन्होंने गलत तरीके से नागरिकता का ग्रहण किया है, तो उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, वंचना। तो यदि पाया गया कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से भारत की नागरिकता धारण किया है, तो उससे भारत की नागरिकता को उसको वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीका था फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जिस भी मुद्दे की हम लोग वो करने जा रहे हैं, जिसकी भी हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो फ्रेंड्स, एक जैसे आप लोगों को इस बात का ज्ञात है
कि जो अनुच्छेद हमारा 11 है, हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11, तो अनुच्छेद जो 11 है यह भारत की संसद को, किसको, भारत की संसद को यह अधिकार देता है, अनुच्छेद 11 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि यह नागरिकता के संबंध में, ठीक है, नागरिकता के संबंध में जो भी चाहे इसमें कानून बना सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। ये इसको शक्ति प्राप्त है, किसको, भारत की संसद को, इसको शक्ति प्राप्त है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत की संसद ने 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाई, भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाई, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, ठीक है। मेन हमारा जो अधिनियम है नागरिकता से संबंधित ये यही है। आगे आप लोग देखेंगे जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी कानून बने हैं, वो सारे जो कानून हैं इसी नागरिकता में संशोधन करके बने हुए हैं, इसी जो अधिनियम में संशोधन करके बने हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि इसके बाद तो बहुत सारे हुए, लेकिन 2003 से हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे 1992 में भी होता है, उसके पहले 1986 में भी होता है, उसके बाद आप लोग देखेंगे 2003 में, 2005 में, 2015 में, उसके बाद 2016 में भी आप लोग देखते हैं, उसके बाद जब ये पूरी तरह से पारित नहीं होता उसके बाद 2019 में लास्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि इसी कानून में, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसी कानून में संशोधन होता है। तो इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। उसके बाद इसके अनुसार हमारे यहाँ नागरिकता संबंधित आयाम और विभिन्न पहलुओं का निर्धारण किया जाता है, ठीक। जैसे 2003 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005 का नागरिकता संशोधन अधिनियम और 2015 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, 16 का नागरिकता संशोधन विधेयक और 2019 का नागरिकता संशोधन विधेयक। तो इसी को फ्रेंड्स हम लोगों को समझना है, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे इस सब अधिनियम में, इसमें जैसे हम लोग 92, मतलब इसके पहले 1986 और 1992 में हुआ था। तो इसको हम लोग ध्यान इतना नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। हम लोग 3 से उठा कर देखेंगे, 3 में देखेंगे कि क्या किया गया, 5 में, फिर 15 में, फिर 16 का देखेंगे और 19 का देखेंगे, जहाँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कॉमन चीज़ है। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, एनआरआईज, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, रिसाइडिंग किसे कहते हैं। तो ये सब जो मतलब शब्दावलियाँ हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आगे जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जो किसी भी देश में व्यक्तियों में 2 मतलब प्रकार के होते हैं लोग, व्यक्तियों में एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से क्या होते हैं, एक पहला तो नागरिक होते हैं जो उसी देश के जो नागरिक होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, विदेशी।
अब विदेशी में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेशी होगी, विदेशी में दो प्रकार के होते हैं लोग, एक भारतीय मूल के विदेशी, एक सामान्य विदेशी होते हैं। इसमें एक क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे भारतीय मूल के विदेशी, जो मतलब भारत के हैं लेकिन कहाँ पे रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय मूल के विदेशी। ठीक है, मतलब हैं कहाँ के, भारत के, इनकी वो है मूल निवास जो है। और एक जो दूसरा होते हैं वो सामान्य विदेशी, इनका जैसे भारत से कोई संबंध नहीं होता, ये इनको हम लोग सामान्य विदेशी कह लिए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भारतीय मूल के विदेशी हैं, इनमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी दो प्रकार के लोगों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ से एक हम लोग देखेंगे जो निकट भूत में, मतलब बहुत जल्दी ही, अभी जल्दी जल्दी में ही भारत से बाहर गए हों, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी हाल ही में कह सकते हैं कि हाल ही में भारत से गए हों, एक तो वो है। दूसरा बहुत पहले भारतीय मूल के ऐसे विदेशी जिनके पूर्वज चार पीढ़ी पहले ही चले गए हों, पहले ही चले गए। तो दो प्रकार के हो गए ना, एक तो मतलब बहुत जल्दी अभी गए हैं, और दूसरा कि चार पीढ़ी पहले चले गए हैं। एक ये इस प्रकार के लोग हैं, एक इस प्रकार के। तो इन्हीं लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हाल ही में अभी गए हैं, ठीक है, इनको ही हम बोलते हैं एनराइज। ठीक, एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक, वे भारतीय जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, इनका ये मतलब होगा, जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हों, वे भारतीय, इनको हम लोग ये बोलते हैं एनआरआई। और इसमें इन दोनों को अगर हम लोग देख लेंगे तो इनको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा रिसाइडिंग। ठीक है, भारतीय मूल के वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंडियन, एक मिनट फ्रेंड्स, इंडियन डायस्पोरा रिसाइडिंग, मतलब भारतीय मूल के वे लोग जो विदेशों में रह रहे हों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वे भारतीय जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि भारतीय मूल के वे लोग, भारतीय मूल के वे लोग जो विदेशों में रह रहे हों। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो भी हम लोग टॉपिक अच्छे से मतलब जानने वाले हैं, उसको इसके आधार पर ही अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग 2003 का भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम देखेंगे। देखिए, संशोधन इसमें इसलिए लगाया गया है कि जो हमारा मूल अधिनियम है वो कौन है, 1955 का है। इसी में संशोधन होके 2003 में, 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसमें संशोधन करके 2003 में किया गया, तो इसका नाम रखा गया भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी फ्रेंड्स, पीआईओज की संकल्पना आई थी। पीआईओज का मतलब ये होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, क्या पता कभी पूछ दे। ठीक है, प्रीलिम्स में या कहीं भी पूछ सकता है। छोटी छोटी बातें कभी कभी हम लोगों को याद नहीं रहती है, और छोटे 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमसे गलत हो जाते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका हिंदी में होगा भारतीय मूल के लोग, भारतीय
मूल के लोग। ठीक है। उसके बाद इसमें इसकी संकल्पना आई थी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में, पीआईओज की जो है। और इनको क्या किया गया, इनके लिए इस बात को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनको मल्टीपल एंट्री वीजा दिया गया। और यह कितने दिन के लिए वैलिड था? 15 वर्षों के लिए। ठीक है, 15 वर्षों के लिए, बाकी कोई भी चीज़ इनको वो नहीं था। बस इसके लिए एक छोटी सी शर्त ये रखी गई कि ये लोग अपने, मतलब एक शर्त थी बस, कि जो इनका शर्त थी, जो इनके लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा उसमें 6 महीने में, अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन में 6 महीने में रिपोर्ट करेंगे, बस इतनी सी बात थी। और इनको 15 वर्षों के लिए ये वीज़ा दे दिया गया। वो भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा था, कोई रोक टोक नहीं थी। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर से एक बार संशोधन हुआ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 2005 में। ठीक है। और यह भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 आया। अब इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, इसमें पहली बार ओसीआई की संकल्पना आई। जैसे ओसीआई अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, बताएं कि आगे बताऊंगी। तो ओसीआई की संकल्पना आई। ओसीआई का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत के समुद्र पारीय नागरिक। इसका हिंदी में अर्थ जानना बहुत जरूरी है। इसका ये है, भारत के समुद्र पारीय नागरिक। ठीक है। इसका ये अर्थ है। ये 2005 में ये पहली बार इसको लाया गया। और इसमें बहुत सारे जो मतलब इनको सुविधाएं प्राप्त थीं कि ये लोग क्या कर सकते हैं, जिनको भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ओसीआई कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता था। और यह जब होगा जिसके पास, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया था और क्या नहीं मिलेगी। तो इसको मैंने यहाँ पे एक पॉइंट में फ्रेंड्स दे दिया है, ताकि जब कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इन पॉइंट को याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा मैं इसमें मटेरियल नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उतना ही मैं इसमें रखती हूँ। तो इसमें देखिए, जो ओसीआई कार्ड धारक थे, इनके पास क्या था कि जिसके पास ओसीआई कार्ड है, ये प्रकार का कार्ड होता था, और वह भारत में ताउम्र बेरोक टोक आ जा सकते हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा सुविधा थी। और जिनके पास ये रहेगा, वैसे लोगों को किसी वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ओसीआई कार्ड से ही पूरे आप इंडिया में भ्रमण कर सकते हैं, कोई वीज़ा वूजा इनको नहीं चाहिए। उसके बाद भारत में जब तक चाहे ठहर सकते हैं। इन्हें पीआईओज की तरह किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है, जो पीआईओज हैं, जो 2003 में संकल्पना आई, इनको हर 6 महीने में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करनी थी। लेकिन इनको ओसीआई कार्ड धारकों को क्या हुआ, ये भी शर्त हटा दी गई। कोई शर्त नहीं है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कोई भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला इनको सुविधाएँ क्या दी गई थी कि इनके लिए भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी। और भारत में इनके द्वारा निवेश की गई राशि को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। अगर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी गारंटी रहेगी। ठीक है। अब इनको जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, उनको क्या अधिकार नहीं था, ये यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 326 के तहत इन्हें आम
भारतीय नागरिक की तरह मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब राइट टू वोट, राइट टू वोट नहीं होगा इनको। और यह भारत में किसी भी संवैधानिक पद को धारण नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को पता है जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी अगर आप जाएंगे, अर्हता में जाएंगे, तो उनमें आप योग्यता में पहली विशेषता यही देखते हैं कि वह भारत का नागरिक हो। तो ये जो भी हैं OCI कार्ड धारक, या भारत के नागरिक तो है नहीं, इसलिए इनको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इसके बाद देखेंगे कि इन्हें लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की क्षमता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इतने चीज इनको नहीं दी। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान और श्रीलंका, इन देशों के भारतवंशियों को PIOज कार्ड धारक देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इन्हें मतलब नहीं दिया जाएगा। लेकिन मतलब आप देखेंगे जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देशों के जो भारतवंशी हैं इन्हें PIOज की सुविधा नहीं दी गई है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इनके अतिरिक्त सभी देशों को OCI कार्ड दे दिया गया है। ठीक है, जैसे सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दो और बांग्लादेश को, बाकी इन सबों को OCI कार्ड देने की सुविधा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि मतलब इन 7 देशों को तो PIOज किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो OCI है ये सिर्फ पाकिस्तान, पाक और बांग्लादेश छोड़कर बाकी सबको दिया गया है। ये इतनी इनकी बातें थी। ठीक है, इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मैं उसमें डाल भी दूंगी, क्या कहते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं इसको जो PDF है इसको मैं डाल दूंगी। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर वक्त आया, इसके बाद आप देखेंगे 2014 में, वर्ष 2014 में देखिए, इसके बाद आता है 2015, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो आप लोग देखेंगे जैसे 2014 का जो सन है इसमें नई सरकार चुनकर आती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? मोदी जी। ठीक है, और ये जाते हैं, आप लोगों को पता है, ये प्राइम मिनिस्टर बनते ही विदेशी दौरा बहुत ज़्यादा करने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया और USA की यात्रा पर ये रहते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और USA। और यहाँ पे वे भारतीय मूल के विदेशियों को संबोधित करते हैं, तो प्रवासियों को कह लीजिए। तो आप लोगों को एक बात पता है कि हमारे मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो अपने भारतीय मूल के जो जितने भी विदेशी हैं उनको वो संबोधित करते हैं। तो उस टाइम भी इन्होंने संबोधित किया था। तो जो वहाँ के प्रवासी थे, वहाँ के जो भी, ठीक है, वहाँ के क्या थे? प्रवासी थे, उन्होंने आपत्ति जताई थी इनके संबोधन के बाद। आपत्ति इनकी क्या थी कि जो PIOज है और प्लस OCI है, ठीक है, ये दोनों है, इसमें इन दोनों में इतना अंतर क्यों है? मतलब इन दोनों में अंतर है कि इसमें आप लोग देखें कि जो 7 देश थे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान और ये सब, उनको किसी को भी ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जबकि OCI कार्ड में दी गई हैं। तो ये भेदभाव है, ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, जो PIOज है, ठीक है, इनकी आपत्ति के बाद, और OCI है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों को OCI बना दिया गया। यूं कह लीजिए PIO को ही खत्म कर दिया गया, सिर्फ OCI को रहने दिया गया। मतलब सबको OCI कार्ड मिल गए। तो एक प्रकार से यही है ना, या तो कह दीजिए कि दोनों को मर्ज कर दिया गया, या तो सबको OCI ही बना दिया गया, सब के सब OCI कार्ड धारक बन गए। ठीक, इसके बाद फिर एक मतलब इसमें मुद्दा उठा कि जो OCI है
इसका क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत में दोहरी नागरिकता तो है नहीं, हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन अगर भाई कोई बाहर वाला देखेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत अपने यहाँ दो तरह का जो है नागरिकता का प्रावधान किया है। इसलिए ये विवाद उठने लगा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई एकल नागरिकता है। तो इसलिए इन दोनों को हटाकर एक दूसरी चीज कर दी गई, क्या की गई, OICH, ठीक है, ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स, मतलब समुद्र पारी भारतीय कार्ड धारक। इसको कैसे क्या किया गया, समुद्र पारी भारतीय कार्ड धारक, मतलब यहाँ से नागरिकता हटा दिया गया ताकि ये ना किसी को कन्फ्यूजन हो कि वो क्या कहते हैं, भारत में दो प्रकार की नागरिकता है, कार्ड धारक, ठीक है। ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स, क्या है, ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स, ठीक है। तो ये कर दिया गया। और नागरिकता के संबंध में इसी क्रम में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया गया, ठीक है। इसी के क्रम में, खैर ये तो हम लोग नागरिकता जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 2003 से ही। इसको कहते हैं PVD, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। ये 2003 से ही मनाने का संकल्प किया गया, तभी से मनाया जाने लगा था। लेकिन आप लोग देखेंगे ये शुरुआत भी क्यों हुई थी, जैसे आप लोग पता है कि 9 जनवरी 1915 में MK गांधी सत्य अहिंसा मतलब का जो भी हथियार अपना कर वहाँ से आए थे प्रवासी के रूप में। तो उन्हीं के पक्ष में हम लोग अभी जब प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि इसके बाद आता है 2016 का भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक। इसमें देखिए फ्रेंड, जो 2016 का होता है, ये तो 15 था और 16 में क्या होता है, इसमें आप लोगों को देखिए 16 और 19 लगभग एक ही चीज़ है। इसमें ये है कि NRC का मुद्दा आता है। हम लोगों को पता है, सबसे बड़ी बात ये है कि NRC का मुद्दा आता है। हम लोग इसको करंट क्लास में भी पढ़ेंगे, ये क्लास लेंगे जो उसमें सिर्फ करंट की बात होगी। तो देखिए ये 2016 में भी फिर से एक बार संशोधन होता है और इसमें ये बताया गया है कि जो लोग माइग्रेन होकर जो मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हों, ठीक है, ऐसे जो गैर मुस्लिम हो, 3 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। इन 3 देशों के 6 कम्युनिटीज को, मतलब 6 समुदाय को, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और क्रिश्चियन हो तो उन्हें नागरिकता देने के रूल में ढील बरतेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें सीधे सीधे नागरिकता दे देंगे, उन्हें नागरिकता देने के में ढील बरतेंगे, ये प्रावधान था। लेकिन ये प्रावधान जो 2016 में बना, ये पूरी तरह से जो है, आपको पता है कि सरकार मतलब चुनाव होने वाला था उस टाइम, तो ये राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, मतलब पूरी तरह से ये नहीं बन पाया। तो उसके बाद फिर सरकार जो है बन गई नई। उसके बाद वही देखेंगे, जैसे 2019 फिर आता है, ठीक है, 2019, उसमें भी इसमें भी वही बात होती है, सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बस ये है कि नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान कुछ किए गए हैं। बात वही है कि सहजीकरण, जो मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान, वही सेम मुद्दा होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 कम्युनिटीज को, हिंदू जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू, सिख, बौद्ध
जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनको जो है, इन लोगों को नेचुरलाइजेशन पे सहजीकरण द्वारा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, सहजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। और वो भी कैसे, एक डेट याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आए हैं, से पहले सहजीकरण द्वारा, जैसे वहाँ पे क्या था, 11 + 1 था ना, इसमें क्या कर दिया गया, 5 + 1 कर दिया गया, मतलब 6 वर्ष ही जो रहा होगा उसको नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। ये रूल कर दिया गया था, इसमें और कोई वो नहीं था। और ये लोग अवैध प्रवासी, जैसे देखिए हम लोग एक और क्लास फ्रेंड्स कर लेंगे जिसमें एनआरसी समझेंगे, एनपीआर समझेंगे और सीएए समझेंगे, जो सीएए है, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो इसके क्रम में हुआ है उसको मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। देखिए करेंट की एक और क्लास लूँगी मैं, जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो भी नया संशोधन हुआ है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, उससे रिलेटेड एक क्लास और लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए भारतीय प्रवासी, एक लास्ट टॉपिक ये भी हम लोग देख लेते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। देखिए भारतीय प्रवासी दिवस एक है लक्ष्मीमल सिंघवी की कमेटी की अनुशंसा पर हमारे यहाँ प्रवासी दिवस मनाए जाने की कल्पना की गई है। और डेट क्या रखा गया, 9 जनवरी 1915 में, मतलब 9 जनवरी डेट रखा गया था, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में एम के गांधी भारत आए थे, ठीक है। और एक बात और है कि भारतीय भारतीय मामलों का जो एक मंत्रालय यहाँ पर होता है, प्रवासी से संबंधित मुद्दों को जो देखने के लिए बनाया गया है, नोडल मंत्रालय उसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि विदेश मंत्रालय ही देखता है, विदेश मंत्रालय के तहत ही एक नोडल मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है। ये आपको 1 आध नंबर का क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है। और इसमें देखिए जैसे पहले तो 9 जनवरी रखा गया, फिर ये हुआ कि भाई इतना दूर दूर से लोग आएंगे, प्रवासी लोग देश विदेश से, भारतीय मूल के जो लोग हैं, तो एक दिन तो मतलब कम है, एक दिन में नहीं कुछ हो सकता है, तो इसलिए इसकी डेट 3 दिन रखी गई और 9 से 11 रखी गई। तो लेकिन फिर ये चीज़ ये हुआ कि भाई 9 तारीख की हमारे लिए महत्ता है, तो अगर हम 9 तारीख को पहले दिन ही रख देंगे तो और लास्ट 11 तारीख रहेगा, तो इसका जो प्रभाव है कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर 7 से 9 इसकी डेट रखी गई, लास्ट दिन 9 तारीख को किया गया। और 3 दिवसीय कार्यक्रम ये मनाया गया, 7 से 9 मनाया जाता था। लेकिन आप लोग देखेंगे 2019 में, वर्ष 2019 में इसमें जो है प्रवासी दिवस मनाया गया 21 से 23 जनवरी। आप लोगों को पता 2019 में कुंभ लगा था, इस वजह से मनाया गया वाराणसी में। तो देखिए सबसे बड़ी बात आप लोग समझ लीजिए, ये 15वां था प्रवासी दिवस। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए कि ये मनाने के पीछे सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसका पीछे कारण सिर्फ यही है फ्रेंड्स कि जो भी देश विदेशों में हमारे नागरिक रह रहे हैं, भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं, उनको भारत के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए, उनको विश्वास में लेने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा नहीं कि एम के गांधी को मतलब महात्मा गांधी को याद करना मूल लक्ष्य था। अगर महात्मा गांधी को याद करने के लिए ये बेस होता तो ये डेट बदली नहीं जाती कभी, ठीक है। जो 21 से 23 जनवरी वही 7 से 9 ही रहती, इसको बदलते नहीं, ठीक है। और ये भी बात है कि आप 2018 में अगर देख लेंगे 14वां प्रवासी भारतीय मनाया गया सिंगापुर में। ये पहली बार है जो भारत के बाहर मनाया गया, ठीक है। और 19 में
वाराणसी में मनाया गया, इसमें डेट ही बदल दी गई। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि भारतीय जो मूल के लोग हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनका विश्वास बढ़े भारत के प्रति, ताकि वह भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। गांधी जी को याद करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। गांधी जी को अगर याद करना मुख्य उद्देश्य होता तो हम यहाँ पे डेट चेंज नहीं करते, और गांधी जी को याद करने के लिए ये सिर्फ डेट काफ़ी नहीं है। गांधी जी को याद करने के लिए और भी सारी डेट बहुत सारी हैं जहाँ हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स प्रवासी दिवस। एक करेंट की क्लास और हम लोग लेंगे, तब जाके सिटीजनशिप हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मुझे लगता है उनको पढ़ा देना चाहिए। तो हमें नहीं लग रहा है 15-20 मिनट की एक और क्लास चलेगी, मैं आपको बता दूंगी। फिर इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करिएगा इसको लिखने के लिए कि भारतीय मूल के श्रमजीवी, उनके संदर्भ में भारत द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करें। साथ ही साथ यह भी बताएं कि यह प्रयास किन संदर्भों में लाभप्रद हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है भारतीय नागरिकता प्राप्ति के आधारों का उल्लेख करें, जो बहुत आसान है, लिख सकते हैं लोग। ये यूपीएससी में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन यूपीपीसीएस में ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और कोई भारतीय नागरिक किन आधारों पर भारतीय नागरिकता से विमुख हो सकता है, वर्णन करें। तो ये भी बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस से आपका क्या तात्पर्य है तथा इसे हम क्यों मनाते हैं। यह भी बताएं कि 2019 का प्रवासी दिवस भारतीय दिवस पिछले अन्य प्रवासी दिवसों की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। जैसे 2019 को जानते हैं आप, 21 से 23 में हुआ वाराणसी में, क्योंकि कुंभ का ये था। तो ये आप लोग रीजन दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर राइट करिएगा फ्रेंड्स, 6 मिनट का टाइम लेके। और क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखने से भागना नहीं है। और आप लोगों के दिमाग में, अपने दिमाग में हमेशा एक बात रख कर चलनी है कि यह पढ़ने का तो एग्ज़ाम है ही, जो भी है यूपीएससी लिखने का एग्ज़ाम है। इसलिए लिखने से आप लोग कभी मत भागिए और ना ही घबराइए, और बस लिखिए। पहले ये मत सोचिए कि हम अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको ज़रूर लिखिएगा आप लोग। जो कुछ भी दिक्कत होगी, जो कुछ भी कमियाँ होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक। और फ्रेंड्स, एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा पाबंदी है। मैं ऑलरेडी मतलब अनअकैडमी पे मेंटोर हूँ, और ऊपर से एक स्टूडेंट्स भी हूँ, यूपीएससी कंपटीटर हूँ। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल सकूँ। लेकिन जो कुछ भी इसमें गैपिंग होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोग अपना सपोर्ट, प्यार और बनाए रखिए, और अपना वीडियो जो है सब्सक्राइब कर दिया करिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दिया करिए। दूसरी चीज़, जो इतना भी क्वेश्चन मैं देती हूँ उसको ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और संभावित क्वेश्चन है आगे आने वाली परीक्षाओं में। वो यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, अदर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।